वेलकम टू competitive एग्जाम्स इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 टू 1933 पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे द जिनेवा कॉन्फ्रेंस 1922। द जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक्चुअली ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उनका ये आइडिया था बेसिकली, और उनके मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू तीन बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना था। उनमें से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी वुड स्टॉप फ्रैंको जर्मन हॉस्टिलिटी, कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक यूं कह लें कि हॉस्टिलिटी, दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। कैसे? जर्मन जो था वो फ्रांस को थ्रेट कर रहा था, धमकी दे रहा था कि हम रेपरेशंस जो हैं वो पे नहीं करेंगे। रेपरेशंस क्या थी? जंगी तलाफी। चूंकि जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था, तो फ्रांस की तरफ से जर्मनी पे कुछ तलाफी के लिए रकम आयद की गई थी और वो जर्मनी ने पे करनी थी ईयरली बेसिस पे। तो जर्मनी जो था वो फ्रांस को थ्रेट कर रहा था कि हम ये रकम अब पे नहीं करेंगे। तो एक तो इस मसले को हल करना था इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, और दूसरा था वुड रेगुलराइज यूरोपियन वार डेब्ट्स टू द यूएसए। दूसरा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का आइडिया था वो ये था कि चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो यूरोपियन पावर्स थी वो यूएसए से उन्होंने बहुत ज़्यादा डेब्ट लिया, कर्जा लिया वार को जीतने के लिए जर्मनी से, तो वो उस डेब्ट को अब वापस करना था। तो उस चीज़ में यहाँ यूरोपियन जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था उसका। तो उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कराना भी लॉर्ड जॉर्ज का एक आइडिया था कि इस चीज़ को अगर स्टेबल करेंगे तो फिर हम जल्दी से जल्दी यूएसए का जो डेब्ट है वो वापस कर पाएंगे। और तीसरा जो था वो इसमें आइडिया ये था कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो सोवियत रशिया के साथ बनेंगे, कि सोवियत रशिया में नई हुकूमत आ गई थी बोल्शेविक्स की और वो अब पावर पकड़ रहा था, तो उसके साथ रिलेशंस बनाने के लिए, नए रिलेशंस बनाने के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया था। चूंकि रशिया को भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, इसलिए ये भी आइडिया था कि रशिया के साथ जो नए रिलेशंस हैं वो भी हमारे बन जाएंगे। तो ये जो तीन मेन आइडियाज़ थे, इन पे काम करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज ने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करवाने में अहम किरदार, कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन हुआ ये कि ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर फेल होगी। फेल क्यों हुई? कोई भी नहीं माना। कैसे? जो फ्रेंच था दे रिफ्यूज्ड ऑल कॉम्प्रोमाइजेस। उन्होंने कहा हम जर्मनी को 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, इसको जितना कहा गया है ये उतना अदा करे, जितनी रेपरेशंस इनको कही गई हैं ये उतनी ही अदा करें, हम उसमें कोई भी इनको यूं कह लें कि रियायत करने वाले नहीं। दूसरा, अमेरिका जो थी, यूएसए जो थी, उसने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना ही गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा हमारा इससे लेन देन ही कोई नहीं, ना तो हमें सोवियत रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बोल्शेविक्स थे और बोल्शेविक्स के साथ यूएसए नहीं चाहता था कि उनके साथ अपने रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। तो वो ना तो रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इंटरेस्टेड था यूएसए, और ना ही वो इनके अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाना चाहता था। तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को वैसे ही इग्नोर किया, इसको अटेंड ही नहीं किया। और बाकी रह गई दो मेन पावर्स, रशिया और जर्मनी। जब उन्होंने देखा कि फ्रांस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, तो उन्होंने खुद आपस में एक म्यूचुअल जो कहते हैं एग्रीमेंट वो साइन कर लिया। और वो कहाँ पे किया? वो उसी जिनवा से 20 मील दूर एक एरिया था, रिसोर्ट था एक, रपेलो के नाम से, और उसे रपेलो एग्रीमेंट भी कहा जाता है। रपेलो के नाम पे वहाँ पे जाके उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उस एग्रीमेंट की मज़ीद डिटेल्स हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट में, उनको हम किसी अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस एग्रीमेंट में इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी मतलब की रियायत दी कि इनकी एक दूसरे की रेपरेशंस जो थी उनका भी इन्होंने म्यूचुअल हल निकाल लिया कि एक दूसरे को छोड़ दी। तो मतलब इनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, जिसका फ्रांस को ऑब्वियसली नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो पोलैंड था उसके बारे में भी अपना एक एग्रीमेंट किया जिसमें कि फ्रांस का नुकसान था। तो वो उसकी जब रिपेलो एग्रीमेंट पे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे कि इस एग्रीमेंट में फ्रांस का क्या नुकसान हुआ था। तो इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट तय कर लिया। तो ये वजूहत हुई इस कॉन्फ्रेंस के फेल होने की। हर पावर ने अपनी अपनी मर्जी की, और हुआ ये कि अगले साल जब जर्मनी ने मना कर दिया कि हम
जो अमाउंट आपने हमें कही हुई है हर साल पे करने के लिए, हम वो पे नहीं कर रहे। तो फ्रांस ने क्या किया जनाब, उन्होंने रोहर के इलाका में अपने ट्रूप्स भेज दिए और वहाँ पे डेडलॉक हो गया जनाब जल्दी से। और जर्मन क्योंकि इस पावर में नहीं था कि वो आगे से रिटेलिएट कर सके, तो उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस दिखाई कि मतलब रेसिस्टेंस दिखाई लेकिन वो एक्टिव नहीं थी, पैसिव थी। मतलब कि आगे से उनको वापस धकेलने की कोशिश की लेकिन पावर नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक यूं कह लें कि एक रिजल्ट के तौर पे अगले साल सामने आया कि जर्मनी जो था वो पैसे देने से, वो रेपरेशंस देने से, वो जो तलाफी के लिए अमाउंट उन पे लगाई गई थी कि आपने इतनी हर साल पे करनी है फ्रांस को, वो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। तो ये एग्रीमेंट था और ये थे इसके रिजल्ट्स।